नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्याय चल रहा है, जिसमें से आज का जो टॉपिक है वह है ताज का शासन 1858 से 1947 तक। 1858 का भारत शासन अधिनियम क्या था, क्या इसकी विशेषताएं थीं, आइए जानते हैं। इन महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया। ये जो कानून बनाया गया था 1858 का भारत शासन अधिनियम, विद्रोह जो हुआ था 1857 में, इसके बाद बनाया गया था। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। किसको? 1857 के विद्रोह को। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम अर्थात 1858 का भारत शासन अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। अर्थात जो अभी तक कार्य कंपनी देख रही थी उस सब को समाप्त कर दिया गया और जो शक्तियां थीं गवर्नर, क्षेत्रों, राजस्व संबंधी, वह सीधे राजा को हस्तांतरित कर दी गई। अधिनियम की विशेषताएं क्या थीं? पहली है, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। जो महारानी थी ब्रिटेन की, उनके अधीन चला गया। इससे पहले अभी काम कंपनी देख रही थी, लेकिन अब सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया भारत का शासन। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। अर्थात 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बना। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम के नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन की द्वैध प्रणाली जो थी वह समाप्त कर दी गई। एक नए पद अर्थात भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। अर्थात नया पद बना दिया गया जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। अर्थात जो भी कार्य देखेगा वह भारत का राज्य सचिव देखेगा। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। जो ब्रिटिश कैबिनेट थी उसका यह सदस्य था और ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी था। एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। कि काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। कि जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था, इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती है।
ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। 1892 के अधिनियम की विशेषताएं। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। इसने विधान परिषदों में इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। इसने केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा केंद्रीय विधान परिषदों में गवर्नरों को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। 1909 के अधिनियम की विशेषताएं। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो धार के नाम से भी जाना जाता है। किसको? 1909 के अधिनियम को। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। ये दो व्यक्ति थे, एक तो भारत के राज्य सचिव थे इंग्लैंड में, दूसरे भारत में वायसराय थे। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। तीसरा, इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। चौथा, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। तो ये पॉइंट नोट कर लेना है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। पांचवा है, इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। इसने प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया। भारत शासन अधिनियम 1919। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से 1919
में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 में लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग भारत के राज्य सचिव थे जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या थी? पहली, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध यूनानी शब्द डाइआर्की से व्युत्पन्न शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल रही, कामयाब नहीं हुई। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। अर्थात बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधारों पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। जो मताधिकार का अधिकार प्रदान किया, संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार का मताधिकार प्रदान किया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। इसने एक लोक सेवा आयोग का गठन किया, अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके द्वारा 1919 के अधिनियम के द्वारा इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। साइमन आयोग। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश
भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिशें की। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और भारतीय रियायतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। ये जो श्वेत पत्र तैयार किया गया उसे ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। सांप्रदायिक अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अवार्ड में न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियनों और भारतीय आंग्लों के लिए एक अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौते के नाम से जाना गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए।